दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री होती है पर्टिकुलर लोकेशन में जाने के लिए। यानी कौन कौन से फैक्टर हमारे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं एक लोकेशन पे उसको अट्रैक्ट होने के लिए, वो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो हमारा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो कैसे हैं, ठीक है, उनका कंप्लीट यहाँ पे पिक्चर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का इंडियन इकोनॉमी में क्या पॉजिटिव रोल है। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इवॉल्व हुआ इंडिया में, कैसे इनके काम करने के तरीके, जैसे पहले हैंडलूम से होते थे काम, फिर अब यहाँ पे मिल से काम हो रहे हैं, तो कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कौन कौन से लोकेशन फैक्टर जो हैं कॉटन इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करते हैं, उसको भी देखेंगे। फिर मेजर लोकेशन जहाँ पे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेटेड है और प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं कॉटन टेक्सटाइल बनाने में, मेजर जो सब सेक्टर हैं कॉटन टेक्सटाइल का उसको भी देखेंगे। करंट चैलेंजेस कौन कौन से फेस अभी किए जा रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की आप देखोगे तो किस टाइप की इंडस्ट्रीज़ है, ये हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या करती है, जो रॉ मटेरियल यूज करती है वो हमारा कॉटन यूज करती है, और कॉटन तो हमारा एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है, इसलिए हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। और यदि साइज के हिसाब से देखें तो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है, इस बहुत ज़्यादा लेबर इसमें प्रोवाइड होती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। यदि ओनरशिप की बात करें तो जनरली ये हमारी प्राइवेट ओनरशिप होती है, यानी प्राइवेट इंडिविजुअल इसको ओन करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। तो हमारा मेजर कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हो कि कॉटन टेक्सटाइल हमारे एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल में होती है और लेबर इंटेंसिव हमारी इंडस्ट्रीज होती है। दोस्तों अब इंडियन इकोनॉमी में इसकी बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो बहुत ही पुरानी हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और ये हमारी अभी भी सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब है कंप्लीट यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो पूरे इंडिया में मिलते हैं, यानी कि इंडिया में ही मिलते हैं, हमें इंपोर्ट करने की रॉ मटेरियल की या किसी भी सप्लाई चेन में किसी भी वैल्यूज़ को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंप्लीट सप्लाई चेन इंडिया में मेंटेन रहता है, यानी कि सेल्फ रिलायंट है, दूसरे कंट्री पे हम यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को लेकर। दोस्तों मेजर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा मशीनीकरण नहीं हुआ है कॉटन टेक्सटाइल में, अभी भी हम हैंडलूम और जो लेबर इंटेंसिव जो तरीके हैं उससे हम कॉटन या स्पिनिंग करते हैं, यार्न बनाते हैं और क्लोथ भी बनाते हैं, वीविंग भी करते हैं, इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ लेबर की ज़रूरत पड़ती है और मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी की जो यार्न होते हैं, ठीक है, थ्रेड होते हैं, उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी का हम मेंटेन करते हैं, लेकिन हमारे पास क्लोथ की जो क्वालिटी होती है इंटरनेशनल लेवल को उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोग यार्न का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, इंडिया को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये सारे हमारे पॉजिटिव रोल है इंडियन इकोनॉमी में। अब देख लें दोस्तों यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि कैसे हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो अभी है करंट स्टेटस है कैसे इवॉल्व हुआ। तो आप देख सकते हो 18वीं सेंचुरी से पहले, यानी कि जब ब्रिटेन में जब मशीन से यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था, ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड नहीं थी, मशीनीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले आप देख सकते हो तो इंडिया में जो वीविंग की जाती थी, स्पिनिंग की जाती थी और हमारे हैंडलूम और हैंड स्पिनिंग होती थी, यानी कि जो लेबर होता था वो हाथ से चरखा तकली चलाता था और इससे यहाँ पे यार्न भी निकालता था और क्लोथ भी होती थी। और जो यहाँ पे क्लोथिंग वीविंग होती थी वो हमारा क्या होता था, कंट्री यार्ड में होता था। कंट्री यार्ड का मतलब यहाँ पे विलेज में होता था।
अभी आप देखोगे वीविंग और यार्निंग क्या होती थी, सिटीज़ में होती है, लेकिन उस समय 18th सेंचुरी से पहले हमारी जो ये होती थी विलेज में हुआ करती थी वीविंग और यार्निंग। और विलेज से मर्चेंट क्या होते थे, इंडियन मर्चेंट इसको परचेज करके पोर्ट तक ले जाते थे और वहाँ पे एक्सपोर्ट करते थे। तो ये हमारी 18th सेंचुरी से पहले की बात थी। लेकिन 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में बोल सकते हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, मशीनीकरण हुए और वहाँ पे कॉटन की मिलें लगने लगी। तब से या पावर का जनरेशन हुआ, तब से आप देख सकते हो 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम, यहाँ पे जो हैंड स्पिनिंग होती थी पावर लूम आ गई, फिर वहाँ से मिल आया। इसकी वजह से आप देख सकते हो कि जब मिलीकरण हुआ तो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज थी हैंडलूम और हैंड स्पिनिंग वाली, वो कम्पीट नहीं कर पाई और ब्रिटिशर्स की पॉलिसी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थी, उसकी वजह से कंप्लीट नहीं कर पाई। और जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास जो वीविंग करने का, वो हमारे यहाँ पे धीमे धीमे ख़त्म होने लगी। उसके बाद आप देख सकते हो मॉडर्न जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आई, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो फर्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी कॉटन की, हमारी 1854 में लगी मुंबई में। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो लगा 1854 में मुंबई में लगा। और फिर देखो वर्ल्ड वार जब हुए तो कॉटन की बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगी। पहले क्या करता था ब्रिटेन, सफिशिएंट कॉटन या क्लोथ की प्रोडक्शन करता था, लेकिन वर्ल्ड वार में बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से यहाँ पे इंडिया में फिर ब्रिटेन ने क्या किया, यहाँ पे प्रोमोटिंग चालू किया कि इंडिया में भी यहाँ पे टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्रीज है वो लगे। इसके बाद आप देखोगे वर्ल्ड वार के टाइम के बाद से इंडिया में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीमे धीमे डेवलप होने लगी। और जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और हमारे जो स्टेटस है वेल डेवलप्ड है, वर्ल्ड क्लास की हम यहाँ पे यार्न और क्लोथ भी यहाँ पे हम जनरेट करते हैं सफिशिएंट। और लास्ट 50 साल में आप देखोगे तो इंडिया की जो कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अभी हमारा स्टेटस बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी दोस्तों लोकेशन फैक्टर कॉटन इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन। देखो हालांकि हमारे जो कॉटन है वो हमारी वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है, यानी वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं है। जितनी वेट होती है रॉ मटेरियल की उतनी ही हमारे फिनिश्ड गुड के भी वेट्स होती है। फिर भी जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाना अच्छा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाली जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमारी सेविंग हो जाती है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक फैक्टर है। मार्केट भी एक फैक्टर है। मान लो आप क्लोथ या यार्न बनाए तो उसको कहाँ पे सेल करोगे। ठीक है, यदि एक्सपोर्ट करते हो तो पोर्ट के पास यहाँ पे यदि हमारी प्लांट है तो अच्छी रहेगी। यदि आप किसी मार्केट यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है वहाँ पे लगाओगे तो हमारी मार्केट ओरिएंटेड भी है। फिर ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है वो हमें रिस्पॉन्सिबल है। पोर्ट एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। लेबर यहाँ पे सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है इसको चलाने के लिए। सेमी स्किल्ड लेबर जहाँ पे अवेलेबल होती है वहाँ पे एट्रैक्शन होती है फैक्ट्रीज़ की। फिर देखो यहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं, तो यदि मॉइस्ट और हॉट क्लाइमेट होता है तो धागा जो होती है वो हमारे नहीं टूटती है। ठीक है, इसलिए हमारी जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट होती है वहाँ पे जो कॉटन की इंडस्ट्री थी ट्रेडिशनल जो कॉटन की इंडस्ट्री थी वहाँ पे लगती थी। इसके अलावा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी लोकेशन फैक्टर हैं कॉटन इंडस्ट्रीज़ की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो अभी हम लोग लोकेशन फैक्टर डिस्कस किए ये हमारी ट्रेडिशनल थी, यानी कि पहले 1950 से पहले यहाँ पे या 1950 से आप बोल सकते हो पहले ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। जैसे यहाँ पे क्लाइमेट को ही देख लो, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, तो अभी क्या है मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आर्टिफिशियल वे से मॉइस्ट क्लाइमेट को जनरेट कर पाते हैं। इसलिए आप देखोगे अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है पूरे इंडिया में फैल रही है या फैली हुई है। पहले क्या होती थी, ट्रेडिशनली यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर देखने को मिलती थी, क्योंकि नेचुरली वहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेट पाया जाता था और वहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर भी मिलते थे, पोर्ट की एक्सेसिबिलिटी थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी थी, मार्केट भी अच्छा था, रॉ कॉटन भी अच्छा था। सारे फैसिलिटीज आपको नेचुरली गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलते थे। लेकिन अभी आपको जो इंडस्ट्रीज है पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियली वे से सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आप देखोगे महाराष्ट्र और गुजरात में हमारी कॉटन की इंडस्ट्री थी, लेकिन अभी हमारी सब जगह फैली हुई है। और इसका फैलने का और भी मेजर रीज़न है कि जो
वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है, यानी कि जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और उस जितना आपका रॉ मटेरियल है उतना ही हमारी फिनिश्ड गुड मिलेगी। दोस्तों फिर भी यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मेजर जो कॉटन की इंडस्ट्रीज हमारी लगी हुई हैं वो कहाँ कहाँ पे, वैसे तो पूरे इंडिया में है लेकिन मेजर आप देख सकते हो जो बड़े बड़े हैं वो आप देख सकते हो महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, औरंगाबाद, जलगांव और वर्धा। ये महाराष्ट्र में मेजर हब है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में सूरत है और बड़ोदरा है, अहमदाबाद है, राजकोट है, पोरबंदर है। दोस्तों अहमदाबाद को यहाँ पे इंडियन का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सूटेबल हमारी जो फैक्टर्स हैं ये सारे कुछ अहमदाबाद में अवेलेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अहमदाबाद में आप देख सकते हो कि फ्लैट हमारी प्लेन है, फ्लैट प्लेन है, टोपोग्राफी अच्छी है, यहाँ पे नेचुरली मॉइस्ट क्लाइमेट और हॉट क्लाइमेट पाए जाते हैं और ये हमारे पोर्ट से भी कनेक्टेड है। स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर की कमी नहीं है क्योंकि पूरे गुजरात महाराष्ट्र से सेमी स्किल्ड लेबर भी यहाँ पे मिलते हैं और ट्रांसपोर्ट की अच्छी खासी यहाँ पे सुविधा है। रॉ मटेरियल भी नज़दीक है, सब रॉ मटेरियल इसके नज़दीक मिलते हैं। तो अहमदाबाद बहुत ही ज़्यादा सूटेबल इंडिया की सिटी है और इसलिए यहाँ पे जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिया का मैनचेस्टर। ठीक है, तो अहमदाबाद सिटी को एक बार आप ध्यान में रखना। फिर देखो तमिलनाडु की बात करें तो गुजरात के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ पे चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई, यहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यूपी में भी देखने को मिलती हैं, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, हरोरा और हुगली। यूपी में मुरादाबाद, आगरा और कानपुर में मेजर हब हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों सारे जगह इंडिया में हैं लेकिन वहाँ पे वीविंग वगैरह होती है, यार्निंग वगैरह जो अभी होती है वो हमारी इन स्टेट में होती है। तो ये हमारा दोस्तों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है, हमारी जो रॉ फाइबर होती है उससे गारमेंट्स बनाना, उसकी क्या प्रोसेस होती है। देखो एक सिंपल से डायग्राम है। सबसे पहले हमारी रॉ फाइबर होती है, यानी कि कॉटन को हम प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर से, तो हमारी रॉ कॉटन आ गई। रॉ कॉटन को स्पिनिंग करते हैं। ठीक है, स्पिनिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम यार्न निकालते हैं। ठीक है, यार्न निकालने के बाद देखो हमारे यार्न निकल गई, तो यार्न निकालने के बाद क्या करते हैं, वीविंग करते हैं या नाइटिंग करते हैं। नाइटिंग हम हाथ से करते हैं, वीविंग में मशीन से भी करते हैं, हाथ से भी करते हैं। तो वीविंग और नाइटिंग करते हैं, उससे हमारी फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, एक कपड़ा बन जाता है और उस कपड़े को डाइंग करते हैं यानी कलर करते हैं, फिर फिनिशिंग करते हैं, तो हमारी एक गारमेंट्स बन जाती है और हमारे गारमेंट्स को हम होलसेल या रिटेल में हम बेचते हैं। ये हमारी प्रोसेस है पूरे। इस प्रोसेस को दो तरीके से या तीन तरीके से फॉलो किया जाता है। तीन तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हैंडलूम से, पावरलूम से और तीसरी होती है मिल से। तीनों प्रोसेस से यहाँ पे हम इस सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो तीन सब सेक्टर होते हैं इंडिया में जनरल वेल डेवलप्ड, यहाँ पे हैंडलूम, पावरलूम और मिल स्टेशन। अभी भी दोस्तों हैंडलूम बहुत ज़्यादा इंडिया में, यहाँ पे हैंडलूम से यहाँ पे वीविंग और यार्निंग होती है। पावरलूम में थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और मिल स्टेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हैंडलूम में इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लेबर यहाँ पे चाहिए, इसलिए अभी यहाँ पे मशीनीकरण उतनी ज़रूरत नहीं होती है, यानी इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अभी भी इंडिया में हैंडलूम से बहुत ज़्यादा यार्निंग भी होता है और क्लोथिंग भी होता है। इसलिए आप देखोगे तो यार्न तो अच्छे क्वालिटी के इंडिया मिलते हैं लेकिन क्लोथ अच्छी क्वालिटी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हैंडलूम और पावरलूम से जो वीविंग होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। मिल जो स्टेशन होती है मिल से होती है, वो हमारी अच्छी क्वालिटी की होती है। इसलिए इंडिया में जो क्लोथ होते हैं, क्लोथ अच्छी क्वालिटी के, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, लेकिन यार्न हमें अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। इसका रीज़न है कि मिल स्टेशन हमारे पास इंडिया में कम है, पावरलूम और हैंडलूम से ज़्यादा यहाँ पे होती है वीविंग और यार्निंग। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं हमारी करेंट चैलेंज क्या है हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज की। देखो करेंट चैलेंज तो हमारी है कि हम तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करते हैं स्पिनिंग के क्षेत्र में, यानी यार्न बनाते हैं वर्ल्ड क्लास और एक्सपोर्ट भी करते हैं। हाई डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, हम अच्छे खासे अर्न भी करते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी आप फैब्रिक नहीं प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फैब्रिक नहीं प्रोडक्शन करने का आप रीज़न बोल सकते हो, दो रीज़न है। एक तो यार्न का बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या करते हैं यहाँ की जो इंडस्ट्रियल हैं, मतलब वर्कर या इंडस्ट्रीज जो
हैं, इंडस्ट्री ओनर है, वो क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का यार्न इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के यार्न तो एक्सपोर्ट हो गया, यहाँ पे लो क्वालिटी वाले हमारे लोकल मार्केट में होती है, इसलिए यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन फैब्रिक की नहीं होती है। एक हमारा रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया यहाँ पे कि मिल स्टेशन की कमी है इंडिया में। बहुत ज़्यादा मिल स्टेशन से फैब्रिक की जनरेशन नहीं होती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास पावर लूम और हैंडलूम वाले ज़्यादा यहाँ पे काम होते हैं, इसलिए अच्छी क्वालिटी की जो फैब्रिक होती है पावर लूम और हैंडलूम से जनरेट नहीं हो पाती है। एक हमारा दूसरा रीज़न है। तो हमारे अभी स्टेटस है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास हम यार्न की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन फैब्रिक की वर्ल्ड क्लास क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे पावर की सप्लाई बहुत ज़्यादा इरेटिक होती है। आप देख सकते हो गुजरात और महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे इरेटिक होती है। और मशीन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पुराना है, 50 साल पुराना है, उसको अपग्रेड नहीं किया गया है। नई जो टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, उसमें नहीं इनबिल्ट किए गए हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए और यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो मशीनीकरण को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और अभी भी दोस्तों यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट टू लेबर रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। अभी भी हम इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो लेबर टू आउटपुट रेशियो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। अभी भी प्रोडक्टिविटी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कम है इंडिया का। फिर देखो इसके अलावा स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलते हैं सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का स्टिफ कंपटीशन देखने को मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, तो प्राइस जो है, प्राइस को कॉटन का कम करना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कॉटन की जो प्राइस होती है ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर। तो यहाँ पे हम कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आप देख सकते हो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है कि कोई भी गारमेंट्स का मेजर बोल सकते हो फैब्रिक का एक्सपोर्टर रही है। और बांग्लादेश यहाँ पे इंडिया से रॉ मटेरियल को परचेज करता है और अपना फाइबर और स्पिनिंग करता है, फिर भी वहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करता है बांग्लादेश। तो यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिल रहे हैं, मेजर आपको चैलेंज इतने सारे देखने को मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों, हम एक्सपोर्ट किसको किसको करते हैं। जापान को करते हैं, यूएसए को करते हैं, यूके करते हैं, रसिया को, यूरोप को, नेपाल को, श्रीलंका को। इन सारे देशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, यार्न भी और फैब्रिक भी। ठीक है, तो हमारी एक्सपोर्ट इन सारे कंट्रीज़ का है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए एक बार देख लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस किए कि जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो हमारी इकोनॉमी में क्या क्या पॉजिटिव रोल है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की इवोल्यूशन के बारे में देखें। फिर देखिए कौन कौन सी लोकेशन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कॉटन इंडस्ट्री को एडेप्ट करने के लिए। फिर महाराष्ट्र कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र, गुजरात और अहमदाबाद को इंडिया के मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं कॉटन के क्षेत्र में। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रोसेस देखते हैं कि रॉ फाइबर से गारमेंट्स कैसे बनाए थे, उनकी क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस है वो हम लोग भी देखें। फिर यहाँ पे हैंडलूम, पावरलूम, मिल स्टेशन के बारे में देखें, करेंट चैलेंजेस देखें और किस कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स और यार्न को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।